हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी क्यूब एकेडमी में। आज हम करने जा रहे हैं नेशनल इनकम की क्लास नंबर 9। 8 क्लासेस हम कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, सबसे पहले जाकर के वो क्लासेस देखें, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल अब स्टार्ट हैं और जो हमारा थ्योरी है उसने हमारा बेस बनाया प्रैक्टिकल करने के लिए। तो मतलब आपको अगर प्रैक्टिकल करना है तो ज़रूरी है कि पहले आप क्या करो, थ्योरी करो। ठीक है, तो हम आज से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में जो हमारे 3 मेथड हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, हम वो करेंगे। एक मेथड है हमारा वैल्यू एडेड इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। तो मैं स्टार्टिंग करते हैं, आखिर ये मेथड आए कहाँ से, मेथड कैसे आए। तो देखो, किसी भी इकॉनमी का जो बेस होता है वो बेस होता है प्रोडक्शन, राइट। अब प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन ऐसे तो हो नहीं जाएगा। प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की नीड होती है। आप लोगों ने आई थिंक पढ़ा होगा क्लास 11th में कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। 4 हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़े थे: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, राइट। जो लैंड है, लैंड से हमें क्या, लैंड को क्या पे करना पड़ता है, रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, राइट। यही चीज़ें होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अगर आपने प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्शन हो गया, तो जिन लोगों ने प्रोडक्शन में हेल्प करी है आपकी, आप उन्हें पेमेंट करोगे, पेमेंट टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो लेबर है उसने प्रोडक्शन में हेल्प करी, इसने इतनी मेहनत करी है उसने प्रोडक्शन करने में, तो उसे हम क्या देंगे, वेजेस देंगे, राइट। तो जब प्रोडक्शन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, इनकम। क्या होता है, प्रोडक्शन होने के बाद क्या होता है, इनकम। किसी के भी हाथ में अगर इनकम आती है, चाहे मैं हूँ या आप लोग हो, जैसे ही हमारे हाथ में इनकम आती है हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, राइट। एक्सपेंडिचर तो हम बोल सकते हैं कि इकॉनमी के अंदर ये 3 चीज़ें होती हैं। क्या इकॉनमी के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। पहला क्या है, प्रोडक्शन होता है, राइट। अगर प्रोडक्शन होगा तो जिन लोगों ने उसमें काम किया है उनको इनकम जनरेट होगी। अब इनकम जिसके हाथों में आ गया वो खर्चा करेगा, तो एक्सपेंडिचर। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास 3 मेथड हैं। क्या है, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन मेथड या बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा इनकम के लिए इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर के लिए एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो इसके लिए प्रोडक्शन के लिए बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड, जिसका एक नाम और है आउटपुट मेथड, राइट। ठीक है, फिर इनकम के लिए क्या है, इनकम के लिए है इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर के लिए है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो जो वैल्यू, इससे पहले हम जीडीपी, जीवीएट, एमपी सब कुछ कर चुके हैं। ठीक है, समझ चुके हैं क्या होता है। जो वैल्यू एडेड मेथड है हमारा, उससे हम कैलकुलेट करते हैं जीवीए एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। प्रोडक्शन मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं जीवीए एट एमपी और इनकम मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं एनडीपी एट एफसी। अगला आता है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से भी हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एट एमपी। ठीक है, तो जीवी एट एमपी जो है, जीडीपी दोनों का दोनों सेम है, एक में वैल्यू एडेड है, एक में डोमेस्टिक है, दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम है दोनों का। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। उसके बाद एक चीज़ और बताने की है कि अगर क्वेश्चन में एनडीपी एट एफसी का मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम। क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम। क्यों, अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है, मीन्स वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करके दिखाओ। ठीक है, अगला क्या है, नेशनल इनकम। अगर क्वेश्चन में बोलें कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करो, तो उसके लिए आप क्या कैलकुलेट करोगे, एनएनपी एट एफसी। तो ये बात क्लियर है। अगर वैल्यू एडेड है, मतलब जो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला है आपके पास, उससे निकलेगा जीवी एट एमपी, और जो इनकम मेथड का फॉर्मूला है उससे एनडीपी एट एफसी निकलेगा, और जो आपका एक्सपेंडिचर है उससे आपका निकलेगा जीडीपी एट एमपी। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई है। और जो ये प्रोडक्शन मेथड है, ये एग्ज़ाम में आता है 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में, 4 मार्क्स का।
और जो ये एक्सपेंडिचर मेथड है ये आता है आपका 6 मार्क्स का। एक्सपेंडिचर मेथड नहीं, दोनों मिला करके, इनकम प्लस में एक्सपेंडिचर, दोनों मेथड मिला करके आते हैं 6 मार्क्स के। तो यहीं से आपका बनता है एग्ज़ाम के लिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन ज़्यादातर, जो कि वैल्यू एडिड से पूछते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से पूछते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना आप लोग कॉपी करो, फिर हम उसके बाद आगे करेंगे। तो अब हम करने जा रहे हैं वैल्यू एडिड मेथड। जो वैल्यू एडिड मेथड है इसे हम कैलकुलेट करते हैं GVA@MP। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कॉस्ट। क्या फॉर्मूला होता है इसका, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो आउटपुट के अंदर क्या क्या आता है जो आउटपुट है उसके अंदर देखो, अगर आप एक फार्मर हो, एक किसान हो, आप अनाज का प्रोडक्शन करते हो, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जो अनाज का प्रोडक्शन हुआ है वो अनाज अपने खुद के यूज़ में रखते हो, सेल्फ कंजम्पशन। तो वह जब भी प्रोडक्शन होता है तो कुछ पार्ट हम किसके लिए निकालते हैं, सेल्फ कंजम्पशन। जो पार्ट सेल्फ कंजम्पशन के लिए निकाला है वो भी नेशनल इनकम के अंदर आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है, अब सेल्फ कंजम्पशन ने निकाल लिया। अब सेल्फ कंजम्पशन के निकालने के बाद जितना भी अनाज बचता है या जितनी भी चीज़ बचती है उसे क्या करते हैं, सेल करते हैं, राइट, सेल करते हैं। अगर आप सेल कर रहे हो, क्या अगर आप सेल कर रहे हो तो सेल आप इंडिया के अंदर भी कर सकते हो और इंडिया से बाहर भी कर सकते हो। अगर आप इंडिया के अंदर सेल करते हो तो इसे बोलते हैं हम डोमेस्टिक सेल, और अगर आप इंडिया के बाहर सेल करते हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट, राइट। मीन्स सेल को मिला करके बनता है डोमेस्टिक सेल, डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट को मिला करके आता है सेल। ठीक है, इसके बाद हमने सेल्फ कंजम्पशन निकाल लिया, सेल कर दिया। देखो कितनी बार क्या होता है, हमने खुद के यूज़ के लिए भी रख लिया और हमने क्या कर दिया, सेल भी कर दिया। उसके बाद भी कुछ ना कुछ स्टॉक हमारा बच जाता है, राइट। तो उसे हम क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक। क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। ये आपका है वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। वैल्यू ऑफ आउटपुट में होता है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, उसके बाद जो बचता है फिर सेल करते हैं। कितनी बार होता है, हमने सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी रख लिया, सेल भी कर दिया। उसके बाद भी जो आउटपुट बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, सेल में हमने 2 क्लासिफिकेशन की। अगर आप विद इन इंडिया सेल करते हो तो उसे बोलते हैं डोमेस्टिक सेल, अगर आउटसाइड इंडिया सेल कर रहे हो तो उसे बोलते हैं हम एक्सपोर्ट करना, राइट। ये चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। अगला आता है हमारा इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होता है, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करने में जो सारा खर्चा आता है उसे क्या हम बोलते हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट। किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने में जो खर्चा आता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट बोलते हैं। से इंटरमीडिएट कॉस्ट में हमने एक ले लिया रॉ मटेरियल। ठीक है, तो रॉ मटेरियल आप इंडिया से भी परचेज कर सकते हो और इंडिया के बाहर से भी परचेज कर सकते हो। अगर आप रॉ मटेरियल इंडिया के अंदर से परचेज करते हो तो उसे बोलते हैं डोमेस्टिक परचेज। अगर रॉ मटेरियल आप इंडिया के बाहर से परचेज करते हो तो उसे बोलते हैं इम्पोर्ट करना। ठीक है, तो इसके इंटरमीडिएट कॉस्ट के अंदर 2 चीज़ें आएंगी। एक क्या है, डोमेस्टिक परचेज, और दूसरा क्या है, इंटरमीडिएट कॉस्ट। ये हमारा हो गया। देखो अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के ये सारी चीज़ें पार्ट्स हैं। अगर आउटपुट गिवन है तो इन सब चीज़ों को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आउटपुट नहीं गिवन, सेल्फ कंजम्पशन, सेल और चेंज इन स्टॉक गिवन है, तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर आपको अलग से बाइफर्केशन दे रखा है डोमेस्टिक सेल एंड एक्सपोर्ट का, उस टाइम पे हम इन दोनों को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको सेल नहीं गिवन तो उस टाइम पे डोमेस्टिक सेल, एक्सपोर्ट की जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी उनको ऐड करके हम कैलकुलेट कर लेंगे सेल।
इतना क्लियर हो गया। अगला क्या है, अगला है इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होता है, देखो अगर आपको क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन या कॉस्ट गिवन रहे तब तो अच्छी बात है, हम इन दोनों को इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं गिवन है तो इन दोनों को प्लस करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। पहले आप इस फॉर्मूले को कॉपी करो, उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर का आता है, बहुत ज़्यादा ईजी है, 4 नंबर का आता ही आता है। ओके, हम करने जा रहे हैं वैल्यू एडिड मेथड के जो प्रिकॉशंस हमें लेने हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला प्रिकॉशन हमारे पास है इंटरमीडिएट गुड। अब बात ये आती है इंटरमीडिएट गुड को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। तो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं, ठीक है। फार्मर ने, जो किसान हैं, फार्मर ने गेहूँ बेचा मिलर को, चक्की वाले को गेहूँ बेचा 500 में। फिर मिलर ने इसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया, इसे आटा बनाया गेहूं को, और फिर उसे बेकरी वाले को बेच देता है, बेकरी वाले को बेच देता है 700 में, ठीक है। फिर बेकरी वाला कुछ वैल्यू एडिशन करता है और कंज्यूमर को बेचता है, ब्रेड बना के से कंज्यूमर को बेचता है 1000 रुपीज़ में। अगर मैं इन तीनों से पूछूं कि इन तीनों ने कितना कितना वैल्यू एडिशन किया, तो फार्मर क्या बोलेगा, फार्मर बोलेगा भाई मैंने तो 500 का वैल्यू एडिशन किया है। और जो मिलर है, मिलर क्या, फार्मर बोलेगा मैंने 500 का प्रोडक्शन किया। और मिलर से पूछेंगे कितना प्रोडक्शन मिलर ने किया है, तो मिलर बोलेगा मैंने 700 का प्रोडक्शन किया है। और अगर बेकरी वाले से पूछा जाए तो वो बोलेगा 1000 का प्रोडक्शन किया है। तो मुझे क्या बताओ, क्या हमें 2200 का प्रोडक्शन हुआ है या 1000 का? जाहिर सी बात है, जो प्रोडक्शन हुआ है वो 1000 का हुआ है, 2200 का नहीं हुआ। जस्ट बिकॉज कि हमने एक चीज़ को 2 बार काउंट कर लिया है, जिसके कारण प्रोडक्शन ज़्यादा दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेना, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स को लेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसने सिर्फ वैल्यू एडिशन 200 का किया है मिलर ने, लेकिन जब बात आई पूछने की तो इसने क्या बोला, अभी मैंने तो 700 का किया है, ठीक है। तो हमें क्या लेना, या तो हम वैल्यू एडिशन ले सकते हैं या हम फाइनल आउटपुट ले सकते हैं, राइट। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं करते, ओनली फाइनल गुड करते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि अगर हम इंटरमीडिएट गुड इंक्लूड कर देंगे तो इससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अगला क्या है, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड। समझो आपके पास एक पुराना एसी रखा हुआ है, आपको लगा कि भाई इस एसी को बेच देते हैं। अगर आप उस पुराने एसी को बेचना चाहते हो तो आप, अच्छा, जो आप उस पुराने एसी को बेचने के बाद जो पैसे आएंगे आपके पास, तो क्या उसे नेशनल इनकम में शो करेंगे या नहीं, आप लोग बताओ। तो जो अगर देखो क्या हुआ था, जब प्रोडक्शन हुआ था तो उसकी जो वैल्यू थी ऑलरेडी वो इंक्लूडेड हो गई थी नेशनल इनकम में। अब वो कूलर पुराना है, उसे आप दोबारा बेच रहे हो, उससे जो पैसा आएगा उसे नेशनल इनकम में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इकॉनमी के अंदर कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ है। ये कूलर पहले भी था, अब भी है, और जब पहले इसका प्रोडक्शन हुआ था उस टाइम पे नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गया था, ठीक है। इतनी बात है, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नेशनल इनकम में नहीं आएगा। लेकिन जो सेलर है, बायर ने क्या बोला, बायर ने एक ब्रोकर से बोला, किसको बोला, ब्रोकर से बोला कि मुझे पुराना एसी चाहिए, आपकी जान पहचान में कोई हो तो मुझे दिला दो, राइट। तो ये ब्रोकर जो है, जब ब्रोकर बायर को सेलर से मिलाएगा, जब ब्रोकर बायर को सेलर से मिलाएगा तो मिलाने के लिए कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन चार्ज करेगा। अब बात ये आती है कि क्या ये जो कमीशन है ये नेशनल इनकम का पार्ट बनेगी या नहीं बनेगी। तो कमीशन नेशनल इनकम का पार्ट बनेगी, लेकिन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेंगे। कमीशन नेशनल इनकम का पार्ट इसलिए बनेगी क्योंकि कमीशन क्या है, ब्रोकर की अर्न इनकम है, वो उसने कमाई है, इसलिए वो नेशनल इनकम पार्ट बनेगी। सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स सेकेंड हैंड गुड्स नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेंगे। ये 2 बातें क्लियर हो गई।
अगला हम करने जा रहे हैं प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर आपने प्रोडक्शन किया है खुद की कंजम्पशन करने के लिए तो क्या वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। अब देखो, जब हमने वैल्यू एडेड मेथड करवाया मैंने आपको उसका फॉर्मूला, तो उसके अंदर जो फार्मर ने वीट का प्रोडक्शन किया था उसके अंदर हमने अगर उसने सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ किया तो हमने दिखा दिया था कि हाँ भाई ये नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। ठीक है, मतलब गुड्स जो होते हैं अगर आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन किया है तो वो नेशनल इनकम का पार्ट बन जाएगा। लेकिन अब बात दूसरी आती है कि जो सर्विसेज होती हैं, जो सर्विसेज आपने खुद सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया है तो क्या वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेंगे या नहीं। से आपकी मम्मी घर में आपके लिए कितना सारा काम करती है, क्या जो वो काम करती है उसे कीमत बता करके हम बता सकते हैं कि हाँ, इवैल्यूएशन करके कि हाँ इसकी ये कीमत है। नहीं, अगर सर्विसेज सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो रही हैं तो वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती, क्योंकि इसकी कीमत का आंकलन करना, इवैल्यूएट करना इसे बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। इसीलिए अगर गुड्स का प्रोडक्शन हो तो वो नेशनल इनकम का पार्ट बनता है, लेकिन अगर सर्विसेज का प्रोडक्शन हो तो वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनता सेल्फ कंजम्पशन के लिए। अगला है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेस। अब देखो, दो चीज़ें होती हैं, या तो आप खुद के घर में रहते हो, नहीं तो आप रेंटेड हाउस में रहते हो, राइट। आपके पास या तो खुद का घर होगा या तो आपके पास किराए का मकान होगा। अगर आपके पास किराए का मकान है तो आप उसमें रेंट पे करते हो, तो जो भी आप रेंट पे करते हो वो नेशनल इनकम का पार्ट बन जाता है। लेकिन अगर घर आपका खुद का है, राइट, अगर घर आपका खुद का है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई पेमेंट नहीं करनी होती है, तो क्या वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगी, हाँ या नहीं। ठीक है, मीन्स मैंने क्या बोला, अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हो तो ये नेशनल इनकम का पार्ट बन जाएगा, नो डाउट। लेकिन इम्प्यूटेड वैल्यूज ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, लेकिन अगर आप खुद के घर में रह रहे हो तो क्या वो नेशनल का पार्ट बनेगा या नहीं। देखो, अगर आप खुद के घर में रहते हो तब भी वो नेशनल का पार्ट बनता है। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो ऐसे गवर्नमेंट असेस करती है जैसे कि आपके अपने घर में 2 रूम है, 2 BHK आपके पास, ठीक है। तो 2 BHK का आपके एरिया में उतने ही साइज़ में कितना रेंट चलता है। जो भी रेंट होगा आपके एरिया में 2 BHK का, वही आपका जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है उसका रेंट गवर्नमेंट असेस करेगी और वो नेशनल इनकम में शो कर देंगी। ठीक है, तो मीन्स अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो है इसका क्या कर देगी, इम्प्यूटेड वैल्यू निकालेगी। क्या निकालेगी गवर्नमेंट, इम्प्यूटेड वैल्यू। अब गवर्नमेंट इम्प्यूटेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, गवर्नमेंट को जब इम्प्यूटेड वैल्यू निकालना होता है तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके एरिया में जो 2 BHK का, जो अगर आपका 2 BHK का है तो जो भी प्राइस 2 BHK का चल रहा होगा गवर्नमेंट उसी को इवैल्यूएट कर, वही प्राइस वही रेंट आपके हाउस का रख देगी। ठीक है, तो ऐसे करके जो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज है वो भी नेशनल इनकम का पार्ट बन जाता है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन गुड्स नेशनल इनकम का पार्ट बनता है, लेकिन सर्विसेज नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती है। इंटरमीडिएट गुड नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनते, ओनली फाइनल गुड नेशनल इनकम का पार्ट बनते हैं। अगला है सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड। जो सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनते, लेकिन अगर ब्रोकर की कमीशन इन्वॉल्व है उसके अंदर वो नेशनल इनकम का पार्ट बनती है, क्योंकि वो उसकी अर्नड इनकम है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकता है।